हेलो स्टूडेंट्स, द प्रमाण स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको 10th आरबीएससी क्लास के सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और आज अपन यहाँ पर 10th आरबीएससी साइंस को स्टार्ट करते हैं। जनरली आपकी 10th क्लास की जो साइंस है, वैसे तो मोस्टली 3 पार्ट होते हैं, पर आरबीएससी ने 3 के साथ 2 पार्ट वातावरण और अंतरिक्ष अलग से जोड़ रखा है, जिसकी स्टडी अपन इसके साथ करेंगे। मोस्टली यहाँ पर देखा जाए तो साइंस की जो ब्रांच है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है 10th आरबीएससी ने, जिसमें बायोलॉजी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रासायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, एनवायरनमेंट वातावरण और स्पेस अंतरिक्ष। जीव विज्ञान में अपन समस्त जीवों के बारे में पढ़ेंगे। रासायन विज्ञान में अपन केमिकल्स जो रसायन होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। भौतिक विज्ञान में सारी मशीनें, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। वातावरण का जीवों पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंतरिक्ष, जिसमें हमारे सारे ग्रह, पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी की सारी स्टडी अपन अंतरिक्ष वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में जीव विज्ञान को भी 2 भागों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में अपन यहाँ पर जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और बॉटनी में अपन यहाँ पर वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अपन पढ़ने का एक सिस्टम है कि सारा एक साथ ना पढ़कर अपन एक ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। जैसे पहले अपन ने जीव विज्ञान लिया तो अपन जीव विज्ञान को पढ़ते हैं, रासायन विज्ञान को लिया तो अपन रासायन विज्ञान के ग्रुप को पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी बुक को मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सभी के जो मार्क्स हैं उसको डिवाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलेंगे। किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं कौन से पार्ट में से, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से वाले पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो मोस्टली सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी, जो आपके आरबीएससी में 4 मार्क्स का है। इस चैनल पर अपन सामान्यतः ये पढ़ेंगे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जाते हैं। जनरली आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो लक्षण होते हैं वो हमें हमारे माता पिता या हमारे जो पूर्वज होते हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं। इन्हीं लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर आनुवांशिकी शब्द को डिस्क्राइब करते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर वंशागति का सामान्य अर्थ होता है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है। अब यहाँ पर जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया 1905 में। किसने किया? बेटसन ने। आनुवांशिकी लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं या जाते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मतलब हमारे माता पिता से जो लक्षण हमारे अंदर आए हैं, उन लक्षणों को अपन क्या बोल रहे हैं? आनुवांशिक लक्षण। और ये लक्षण माता पिता से हम तक पहुंचे हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं अपन? वंशागति। क्या बोलते हैं? वंशागति। वंशागति को हेरिडिटी कहा जाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने सन 1863 में किया। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जा रहे हैं, उन लक्षणों को क्या बोल रहे हैं, और उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अपन यहाँ पर देखते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के जो जनक है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है? मेंडल को कहा गया है। किसको कहा गया है? मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहन मेंडल है। इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम लक्षणों का संचरण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो रहा है, वो प्रयोगों के आधार पर समझाया। तो हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। मेंडल का पूरा जीवन परिचय और मेंडल के प्रयोगों के बारे में समझते हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनका जीवन परिचय अपन यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। इसे मेंडलवाद भी कहा जाता है। मेंडलवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मेंडल हैं, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। जिस स्थान पर हुआ उस स्थान का नाम ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ प्रांत के सिलीसिया गांव में, ठीक है, हेजेनडार्फ प्रांत का जो सिलीसिया गांव है वहां पर हुआ। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की।
इनका जो कार्य था, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो कार्य किया वो कार्य 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी का कार्य किया। मतलब एक चर्च होता है, उस चर्च में पुजारी का काम किया। तो इन्होंने कहाँ पर किया? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर। और यहाँ पर कार्य करते हुए ही इन्हों को एक उपाधि प्राप्त हुई ग्रेगर की। इसी वजह से इनका पूरा नाम क्या हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने प्रयोग, मतलब यहाँ पर ये कार्य कर रहे थे, उस समय यहाँ पर कई सारी खाली जगह थी, उस पर इन्होंने अपने प्रयोग प्रारंभ किए। इनके प्रयोग थे, उनका नाम पादप संकरण पर आधारित, मतलब इनके प्रयोग किस पर आधारित थे? पादप संकरण पर आधारित थे। ये प्रयोग कब तक किए? 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक किए? 7 वर्षों तक। प्रयोग पादप जो इन्होंने चुना, उद्यान मटर, जो मटर का पौधा होता है, इन्होंने उस पौधे को किसके लिए चुना? प्रयोग के लिए चुना। ठीक है, इसे वैज्ञानिक भाषा में पाइसम सटाइवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइसम सटाइवम। इन्होंने जो प्रयोग किए, उस प्रयोग की प्रस्तुति कहां पर की? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, कहां पर की? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, सन 1865। और किस रूप में की? शोध पत्र के रूप में। किस रूप में की? यहाँ पर शोध पत्र के रूप में। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर अपने प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया, लेकिन सन 1866, मतलब इनके प्रस्तुत करने के काफी समय बाद इन प्रयोगों को सोसाइटी की जो वार्षिका होती है, मतलब आप उसे न्यूज़पेपर बोल सकते हो, वार्षिका में ये नाम फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पादप संकरण पर प्रयोग के नाम से इनका जो शीर्षक था, पादप संकरण पर प्रयोग, इस शीर्षक के नाम से प्रस्तुत किया। कहां पर किया? सोसाइटी की वार्षिका। ठीक है, यहां पर मेंडल के जो नियम थे, मतलब इन्होंने प्रयोगों के आधार पर जो नियम प्रस्तुत किए, उन नियमों को आनुवंशिकता के नियम कहा गया। ठीक है, और इनकी मृत्यु, यहां पर प्रयोग कर लिए, सब कुछ हो गया। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को चिरकारी वृक्क शोथ नामक बीमारी से हो गई।